नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट, सी टेट, रीट और जूनियर के सुपर टेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले। जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर पूछे हुए हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो भी हम आपको साथ ही साथ क्लियर करते चलेंगे, ताकि ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में आ जाए तो आप उसे भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो यहाँ पर जो हम आपके लिए पहला प्रश्न लेकर आए हैं, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण कुल मिलाकर होते हैं 45। सीधा क्वेश्चन आता है कि वर्ण कितने होते हैं, तो 45 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। ये उच्चारण के आधार पर बात हो रही है। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नदी कैसी संज्ञा है। नदी कैसी संज्ञा है, तो नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान देंगे, ये जो नदी है इसको हम जातिवाचक की श्रेणी में रखेंगे। अगर हम कह दें कि गंगा नदी कैसी संज्ञा है, मान लेते हैं अगर हम किसी का नाम ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गई बात। अगर किसी विशेष का नाम ले ले तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, लेकिन अगर हम नाम ना लेकर उसकी श्रेणी का बात करें, जैसे ये क्या है, गंगा क्या है, ये नदी है, ये एक श्रेणी हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी जातिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, आपकी महान कृपा होगी इस वाक्य को शुद्ध करो। तो आपकी महान कृपा होगी, देखो होगी यानी ये पता चल रहा है ये स्त्रीलिंग वाक्य है। ठीक है, यहाँ पर महान जो शब्द है यहाँ पर स्त्रीलिंग इसका इस्तेमाल होगा, तो महान का स्त्रीलिंग क्या होता है, महती। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगा, जो सेंटेंस होगा, आपकी महती कृपा होगी। देखो ज्यादातर लोग इस सेंटेंस को गलत बोलते हैं। इसका जो सही सेंटेंस है, इसका जो शुद्ध वाक्य है, आपकी महती कृपा होगी। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन में कि इस सेंटेंस में कैसी अशुद्धि है, तो वहां पर आपको यह बताना होगा कि यह लिंग संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, यहां पर हमें स्त्रीलिंग का इस्तेमाल करना था लेकिन यहां पर पुल्लिंग का इस्तेमाल किया गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, जो बोएगा वो काटेगा में कौन सा सर्वनाम है। इसमें कौन सा सर्वनाम, देखो जो बो रहा है वही काट रहा है, यानी दोनों के बीच में संबंध है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सीता अत्यंत सुंदर है। ये क्या है, सीता अत्यंत सुंदर है। देखो अगर हम अत्यंत ना लगाते, केवल कहते सीता सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाता, ये हो जाता आपका विशेषण, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है सीता की। क्लियर हो गई बात। अब विशेषण के भी विशेषता बताई जा रही है, यानी सुंदर तो है लेकिन कैसी है, अत्यंत सुंदर। मतलब विशेषण की भी विशेषता जब बताई जाती है तो वहां पर होता है प्राविशेषण। याद रहेगा, प्राविशेषण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एडवर्ब। क्लियर हो गई बात। यानी अगर विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो वो प्राविशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर जो अत्यंत होगा वो प्राविशेषण होगा और जो सुंदर होगा वो विशेषण होगा। क्लियर हो गई बात। और सीता तो आपका करता है, ये तो मालूम है। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, राम भोजन करके सो गया। इसमें कौन सी क्रिया है, राम भोजन करके सो गया। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही, भोजन कर रहा है और सो रहा है। तो भोजन करके सो गया यानी कि एक काम खत्म करके दूसरा काम किया जाए तो वहां पर होती है पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वाक्य में टहलना कौन सी संज्ञा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, क्रियार्थक संज्ञा। क्लियर हो गई बात, क्रियार्थक संज्ञा है यहाँ पर। आगे देखते हैं, मुझसे चला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। वाच्य आपको बताना है। वाच्य 3 तरह के होते हैं, आपको मालूम होगा, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर मुझसे चला नहीं जा रहा है, यानी
इंसान के भाव की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, आजकल वह यहाँ नहीं आता। आजकल वह यहाँ नहीं आता, यहाँ शब्द क्या है, यहाँ क्या है, अव्यय है। और कैसा अव्यय, अव्यय के भी ढेर सारे पार्ट्स हैं, तो अव्यय में कौन सा है, स्थानवाचक अव्यय। यहाँ क्या किसी स्थान को इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, स्थानवाचक अव्यय। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, तो भारत में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। पंजाबी भाषा की लिपि आपको बतानी है, तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। साथ ही साथ हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, ये भी जान लीजिए। और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन। और उर्दू भाषा की लिपि क्या है, फारसी। तो ये चीज आप समझ गए कि इनकी लिपियां क्या हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली सरल गुप्त। अब मैथिली सरल गुप्त की अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा इत्यादि। अगर साकेत, जयद्रथ वध और यशोधरा, भारत भारती, इसमें से कोई भी आ जाए तो आप मैथिली सरल गुप्त को सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, नवोढ़ा में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले तो इसका संधि विच्छेद कर लो। इसका संधि विच्छेद हो गया नव प्लस ऊढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नव में छोटा आ रहा है और ऊ में ऊ आ रहा है। तो जब इन दोनों का संधि होती है तो वहाँ पर गुण संधि होती, गुण संधि यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, उद्योग में कौन सी संधि है। उद्योग का संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस योग, तो ये क्या हो गया, उद्योग। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए ता आ रहा है, ये क्या है, ये व्यंजन है, ठीक है, ये व्यंजन है। अगर ये पूरा ता आता, जब यहाँ पर ता में हलंत लग रही तो इसे हम कहते हैं आधा ता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। अगर यहाँ पर पूरा ता आता, तो जब पूरा ता आता तब उसको कैसे मान लेते हैं, यहाँ पर उत होता। तो ये जो ता, इसको हम तोड़ते आधा ता और प्लस आ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये यहाँ पर स्वर आ रहा है। तो यहाँ पर स्वर संधि हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर आधा ता आ रहा है, ये देखिए। तो आधा ता आ रहा है, यानी इसे हम व्यंजन के अंतर्गत काउंट करेंगे, तो यहाँ पर हो गई व्यंजन संधि। अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, क्रोधाग्नि में समास बताओ। क्रोधाग्नि में, ठीक है, ये है आपका क्रोधाग्नि में समास बताओ। तो क्रोध रूपी अग्नि, अगर हम इसका समास विग्रह करें तो ये हो जाएगा क्रोध रूपी अग्नि। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, स्वतंत्रता में प्रयुक्त उपसर्ग बताओ। स्वतंत्रता में कौन सा उपसर्ग आया है। तो उपसर्ग क्या होता है, पहले लगते हैं, ठीक है, और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगते हैं। तो अगर हम स्वतंत्रता में उपसर्ग ढूंढें तो वो हो जाएगा स्वा, क्योंकि स्वतंत्रता को जब हम शब्दों में तोड़ेंगे तो स्वा प्लस तंत्र प्लस ता। देखो यहाँ पर ये ऐसा शब्द है स्वतंत्रता कि इसमें देखिए उपसर्ग भी आ रहा है और प्रत्यय भी आ रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि ऑप्शन 4 दे देंगे और पूछेंगे इनमें से वो शब्द छाटो जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो इस तरह के जितने भी होंगे वो सभी कैसे होंगे, इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, ठीक है। इसका मूल शब्द क्या है, इसका मूल शब्द है तंत्र। इसमें उपसर्ग है स्वा और प्रत्यय है ता। आगे देखते हैं, हिंदी में कुल कितने उपसर्ग हैं। हिंदी में कुल कितने उपसर्ग हैं, 13। संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग हैं, 22। याद रहेगा, दोनों याद कर लीजिए, हिंदी में उपसर्ग 13 और संस्कृत में उपसर्ग 22। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, लेखक में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम लिखो। तो जब हम लेखक शब्द को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो उसमें आएगा लिख प्लस अक। तो यहाँ पर जो अक होगा वही आपका प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर अक प्रत्यय हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रत्यय का नाम बताना है, तो प्रत्यय का नाम हो जाएगा कृत प्रत्यय, ठीक है। एक होता है कृत और एक होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है, दोनों याद कर लीजिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है, हिंदी के प्रसिद्ध वैयाकरण कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में कृत प्रत्ययों की कितनी संख्या बताई है। तो यहाँ पर यह भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर कृत प्रत्यय हैं कितने। यहाँ पर हिंदी के प्रसिद्ध वैयाकरण यानी व्याकरण को जानने वाले एक हैं
कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी बताई है? 42 बताई है। आगे देखते हैं सुत शब्द को। सुत शब्द को क्या करना है? हमें इसका स्त्रीलिंग बनाना है। सुत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जोड़ना होगा? तो सुत शब्द में आ जोड़ दीजिए, यानी सुत प्लस आ जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? सुता। और ये सुता क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ढ़ा और हड़ा। ये हो गए आपके दो उत्क्षिप्त व्यंजन। सीधा सीधा ऑप्शन में इस तरह के व्यंजन दे रखे होते हैं और पूछते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, सही ऑप्शन टिक करना होता है। तो यहाँ पर आप ये रट लीजिए। आगे देखते हैं गरिमा का विलोम बताओ। गरिमा का विलोम होता है लघिमा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जिसके हृदय में ममता ना हो। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहेंगे निर्मम। मीन का समानार्थी शब्द बताओ, तो वो होगा मत्स्य। मीन का मतलब होता है मछली, ठीक है, याद रहेगा। मीन का अर्थ होता है मछली और इसका समानार्थी शब्द है मत्स्य। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कौन सा समास होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता और पिता। माता और पिता ये क्या है? ये दोनों पद प्रधान है। दोनों पद प्रधान है तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है विज्ञान कैसा शब्द है? विज्ञान कैसा शब्द है? रूढ़, यौगिक या फिर योग रूढ़। तो विज्ञान कैसा है? ये है यौगिक शब्द। क्लियर हो गई बात? आगे देखो, अशोक के फूल किसने लिखे? तो अशोक के फूल एक रचना है, वो किसने लिखे हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 28 है शीघ्र चलने वाले के लिए एक शब्द लिखो। तो ये इसे क्या कहेंगे? द्रुतगामी। द्रुतगामी। क्लियर हो गई बात? शीघ्र चलने वाला इसे कहेंगे द्रुतगामी। अगला प्रश्न है अहम और अहम का अर्थ बताओ। देखो, इन 30 प्रश्नों के बाद हमने एक आपके लिए भी विशेष प्रश्न रखा है, तो उसको आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अहम का अर्थ होता है महत्वपूर्ण और अहम का अर्थ होता है अहंकार। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा? साड़ी का तत्सम शब्द होगा साटिका। क्लियर हो गई बात? साड़ी का जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द जो होते हैं वो शुद्ध रूप होते हैं, ठीक है, और जो तद्भव होते हैं वो होते हैं अशुद्ध रूप, ठीक है। एक तरीके से अशुद्ध क्या कहें, जो हमारे बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं वो तद्भव होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज हो गए। साड़ी का तत्सम क्या होगा? शाटिका। अब बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। आज का विशेष प्रश्न है आपके सामने, मूसक का तद्भव शब्द क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन हमने यहाँ रखे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। मूसक का तद्भव शब्द क्या होगा? चूहा, मूसा, मूसल या फिर मुक्का। जो भी इसका सही उत्तर है नीचे कमेंट में हमें तुरंत बता दें। उम्मीद करता हूँ ये 30 प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिए गए लिंक से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।